हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पीटीटी परीक्षा 2023 के लिए महा मैराथन क्लास, जो कि ये पहली क्लास है और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न और हिंदी के 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के भी 50 प्रश्न। दोस्तों, 50 प्रश्न जो रीजनिंग के होंगे ना, वो हल सहित आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ में, ठीक है। तो वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। दोस्तों, आप यूँ ही समझे कि आपका पूरा ये पेपर है इन सब्जेक्ट पर आधारित है और यहाँ से प्रश्न भी बनने की संभावना रहेगी। दोस्तों, शुरू करें क्लास को, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये क्लासेज पढ़कर आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं राजस्थान क्लासेस के साथ। सुपर फास्ट क्लासेज ये डेली होती है। सामान्य ज्ञान सुबह 7 बजे, फिर 9 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड, 5 बजे सामान्य हिंदी, 8 बजे राजस्थान जीके। और दोस्तों, ये प्रश्न बैंक भी आपके लिए अपलोड किया गया है, फ्री पीडीएफ जो कोर्स भी अपलोड किया गया है यहाँ पे राजस्थान क्लासेस पर। देखो, आप राजस्थान 360 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। 49 में, 20 में, 19 में ऐसा कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आप कहेंगे सर इतना महंगा कोर्स? हाँ जी, इतना महंगा रहेगा, लेकिन आप चाहो कि ये इतना महंगा कोर्स अगर आपके लिए पड़े तो ठीक है, आप फ्री वाला भी देख सकते हैं यहाँ से। ये आपका एप्लीकेशन नहीं बल्कि ये आपका क्या है दोस्तों, वेबसाइट है आपकी, ठीक है। और राजस्थान क्लासेस के नाम से वेबसाइट है। गूगल पर जाना है और राजस्थान क्लासेस टाइप करना है, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये राजस्थान 360 ऐप है, ठीक है। दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप इन 50 में से कितने सवाल सही करते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 300 नंबर आज आपके कवर होंगे। लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करना क्लास कैसी लगती है। ओल्ड पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है। मैंग्रोव क्या है दोस्तों? मैंग्रोव एक प्रकार के वन होते हैं जो कि मुख्य रूप से कुड्डालोर में है। कुड्डालोर कहाँ पर पड़ता है? कुड्डालोर हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और भारत का सबसे दक्षिणतम जिला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना करी 1987 में दोस्तों। यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अब मैं आपसे सवाल ये भी करूँगा कि कब की गई, तो अगर ऐसा सवाल करूँगा तो आप कहेंगे 1873 में। किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे सर ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए दोस्तों कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1878 में पारित किया गया था, 1878 में। अगला सवाल है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर हो जाएगा मांडला में। ये बात क्या हो रही है दोस्तों? पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मांडला जिले में है, ठीक है। और ये उद्यान जो है ना, पौधों के जीवाश्म का उद्यान है। और दोस्तों, आप आखिर तक जुड़े रहकर ये भी बताएंगे कि आप कितने सवाल तक पहुंच रहे हैं, यानी सही तक पहुंच पा रहे हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन जो है किया था, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, वुड जो है हम बात कर रहे हैं, हाँ लॉर्ड कर्जन है ना, तो इसमें ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। एंड्रू फ्रेजर को लॉक करेंगे। लॉर्ड जो है ना, वुड नहीं, लॉर्ड कर्जन के समय की बात है ये, ठीक है। तो सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था, 1902 में किया गया था। और कर्जन का काल था 1899 से 1905 तक था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच, ठीक है, ये नमूना था। तो दोस्तों, इस योजना के तहत जो है भारतीय शिक्षा पर व्यापक हम कह सकते हैं जोर दिया गया था। 19 जुलाई 1854 की बात है दोस्तों ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह लेटेराइट मृदा रखता है? लेटेराइट मृदा रखने वाले वो हैं, जैसे केरल है दोस्तों इस साइड में, फिर कर्नाटक है पास में, फिर वापस सामने जो है उड़ीसा है,
ठीक है, और आंध्र प्रदेश है नीचे में, मतलब दक्षिण भारत में ऐसे है ना, यूँ, ठीक है ना। तो खैर कर्नाटक ऊपर आ जाएगा, केरल आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ गया, ऐसे में आपको ये याद रखना है। और अगला सवाल है कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है खाबर है, ठीक है, नहीं सॉरी, भाबर है, तराई है ना, फिर खादर है, और ये जो है ना, ये सारे मैदानी भाग है, सही है ना। सभी को पता है कि ये मतलब उत्तरी मैदानी भाग है ये। तो याद रखना यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो केवल 1 और 3 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे दोस्तों, वो थे सर विलियम जोन्स थे, यानी ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। देखिए दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ना, ये कब हुई थी, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था इसमें। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। देखो साहब, बात ऐसी है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो आपकी हुई थी 1761 में, पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी पानीपत की, जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अगला सवाल, एक श्रृंगी गैंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, असम पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी को, ठीक है। और अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहा जा रहा है कि स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य में सुमेलित नहीं है। पोंडू उत्तर प्रदेश में कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। पोंडू जो है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं कहा जाता, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को कहा जाता है, ओडिशा में कहा जाता है, ठीक है। माशा मध्य प्रदेश, पोनम केरल, झूम असम, बाकी सब कुछ जो है ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कि भाई निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है। तो दोस्तों राइट आंसर, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, गौड़ीय व्याकरण। 1, 2 और 4, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ इनकी नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। बाकी जैसे ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है ना, ये पारसी भाषा में लिखी गई है, और गौड़ीय व्याकरण भी है, जैसे ये 1833 में लिखी गई थी, है ना। अगला सवाल है, भारचुकी जलप्रपात जो है ना किस राज्य में स्थित है। ये इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कर्नाटक कर लें क्या। हाँ सर, करना ही पड़ेगा, ये शिवना समुद्रम का ही भाग है वैसे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से असुमेलित क्या है। दोस्तों असुमेलित पूछा है राज्य और नृत्य, पंजाब धमान, तमिलनाडु कुमी, कर्नाटक यक्षगान, गुजरात नागा। देखिए नागा नृत्य जो है ना नागालैंड का है, सीधी सी बात है, सभी को पता है, ठीक है। बाकी गुजरात के नृत्यों की बात करें तो बहुत सारे नृत्य है ही, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं। अगला सवाल है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए आप सभी को पता है कि सबसे ऊपरी भाग में कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। और वैसे काराकोरम से भी आगे है जो इस साइड में कैलाश पर्वत है, वैसे ये सभी को पता है ही होगा, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जम्मू कश्मीर में होगा, यानी ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
अगला सवाल, वैसे दोस्तों अब तो लद्दाख और जम्मू दोनों में ही आप कह सकते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चंबा, थली, झैंता, डंडा नाच। मैं कहूँ तो ये सारे के सारे जो है ना इसी के लोक नृत्य है, चंपा, थली, झैंता, डंडा नाच। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन था? प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य जो है ना वो है सिक्किम है दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ये जो हम बात करें तो इसको पूर्णतया पहला राज्य घोषित कर दिया गया था 2016 में ही, तो आज से 6 वर्ष पहले ही घोषित कर दिया था, तो फिर हम बाकी का कह ही नहीं सकते। अगला सवाल है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्न में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो दोस्तों वो लिया था लखनऊ से, है ना, नवाबों का शहर जैसे कहते हैं। और यहाँ पे विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 4 जून 1857 को हो गया था। 4 जून को हुआ था, बाकी सब जगह मई से हुआ था। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? भूटान के साथ में, भूटान कहाँ पर है? बोले सर नेपाल है, और नेपाल के बाद में यहाँ पे भूटान लगता है। भूटान से सीमा तो अगर देखा जाए तो सिक्किम भी लगती है ना, यहाँ पे ऐसे सिक्किम की भी लगती है। भूटान है तो फिर है जो हम यूँ कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लॉक करेंगे, है ना। नहीं सर, असम को करेंगे। भूटान की सीमा असम के साथ है ना, बिल्कुल असम का ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि यहाँ पर ये भूटान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम लगता है, फिर जो ऊपर जो है इसका वो लग जाता है चीन, और इस साइड में जो है वो है जो नेपाल लगता है ना, सभी को पता है। ऐसे में आपने मैप तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो भी ये सीमा लगती है ना, ये वाली, ये आधे से ज़्यादा सीमा ये जो है ये असम की लगती है। ठीक है, ओके। तो अगला सवाल देखते हैं, लेकिन ये चीज़ भी याद रखना, कुल 699 किलोमीटर भारत और भूटान की सीमा लगती है। कितने? 699। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्न में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जिन्हें माना जाता है वो है लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। भारत में इन्हीं के समय में जैसे रेलगाड़ियाँ चली थी, विद्युत तार भी आए थे, डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था, इन्हीं के समय। ओके दोस्तों, अब आप ये भी कहेंगे कि इनका समय कौन सा था सर? तो इनका समय देखो 1850, 52, 53, 54 है ना ये। अगला सवाल है इनमें से असुमेलित क्या है? बताइए दोस्तों, इनमें से असुमेलित क्या है? सभ्यता और उत्खननकर्ता हड़प्पा के दयाराम साहनी है 1921 में, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी से ये सोतकागो जो है जॉर्ज डेल्स, क्या सही है? बिल्कुल ये भी सही है। सुतकांगेडोर जो है ना ये रविंद्र सिंह बिष्ट नहीं है, आर.एस. बिष्ट नहीं है दोस्तों, इसके है आर.एल. स्टाइन। ठीक है, आर.एल. स्टाइन को लॉक करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। रविंद्र सिंह बनमाली से संबंधित है, बनमाली जो सभ्यता है ना हरियाणा की, वहाँ से संबंधित है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1767 को लॉक करते क्या? हाँ जी दोस्तों, याद रखना ये अंग्रेज़ और मीर कासिम और जो है ना, मतलब ये हम कह सकते हैं 3 राजा एक साइड में थे और अंग्रेज़ एक साइड में थे। ठीक है, एक मीर कासिम था, एक शुजाउद्दौला था, तो तीसरा जो था वो था आलम द्वितीय। ठीक है, आलम शाह द्वितीय। तो इन सभी के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन जो संयुक्त हार हुई थी, इसी सेना की हार हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, आलम शाह, मीर कासिम और एक और था शुजाउद्दौला, इन तीनों की हार हुई थी अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है, अगला सवाल है गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व आपके नागौर में स्थित है। रोटू कहाँ पर है? रोटू भी आपके नागौर में ही स्थित है। जालोर में सुंदा माता है, जैसलमेर में उजला है, और झुंझुनू में आप सभी को पता है मनसा माता और बांसियाल वगैरह है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तभी जी,
अजमेर। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि कब की गई थी, ऐसा सवाल मैंने आपसे किया है, तो 2000 को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? 2000 को। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों कि सुरवानिया बांध किस ज़िले में स्थित है। सुरवानिया जो बांध है ये किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान आपके जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शारदा तोप किस दुर्ग से संबंधित है? शारदा तोप जो है किस दुर्ग से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। खंडार का किला, सवाई माधोपुर। शारदा तोप यहाँ पे ये अष्ट धातु की बनी तोप है। गिरी दुर्ग है ये खंडार का किला, तो वैसे इसका संबंध रानी कर्मावती से भी रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है कि राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह या बडेर भी कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, वडेर कहा जाता है। ये आई माता के मंदिर को वडेर कहा जाता है। बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है इनका। रामदेव जी की शिष्या थी, सिरवी जाति की कुल देवी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थानी भाषा के पाणिनि किन्हें कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। श्री सीताराम लालच को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राज्यपाल करते हैं। कौन? राज्यपाल। ओके सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम है, कोचीन है, कालीकट है, मंगलोर है। दोस्तों देखिए, तिरुवनंतपुरम पूछा क्या है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आपको बंदरगाहों को व्यवस्थित करना है। तो वैसे सबसे जैसे तिरुवनंतपुरम है, कोची है, कालीकट, ये सारे तो केरल में पड़ता है, ये मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और राजस्थान में चीक माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? राजस्थान में चीक माता का मंदिर जो है ना, ये आपके जयपुर में है। कहाँ पे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जयपुर में है। अगला सवाल है, माई एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गा दास कृति किसके द्वारा लिखी गई है? ये कृति है, ये रचना है, किसकी है दोस्तों? मेजर रतन जांगीड़ की। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा मोहरण, मंडली, हालरो आदि आभूषण जो है ना दोस्तों, ये कहाँ के आभूषण है? आपका आंसर आएगा सर ऑप्शन बी, यानी गले का आभूषण है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड यानी रीको की स्थापना जो है ना की स्थापना कब की गई थी? तो मैं अगर 1980 यहाँ पर ऑप्शन में डालूँ तो ऑप्शन सही होगा। यस सर, 1980 जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम किस वर्ष से लागू होगी, जिसकी 2023 बजट में घोषणा हुई है? तो आगामी वर्ष होगा, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 2024 को। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि विद्यार्थियों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की अभी 2023-24 बजट में? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 200 करोड़। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, जिस पर कितने फंड की घोषणा की गई? तो दोस्तों यहाँ पे 200 करोड़ रुपए का व्यय या घोषणा की गई, यानी ऑप्शन डी। और गिग वर्क्स एक्ट भी बनेगा वैसे यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? निम्न में से कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो गैलियम हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो दोस्तों 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, गंधक, हाइड्रोजन और हेलोजन। अगला सवाल देखिए, इनमें से ये कथन किसके बारे में है?
इसे अपचारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रतिच्छेद करता है और दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो है ना, ये उत्तल लेंस के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। और अगला सवाल है, देखिए, हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को भी कहा जाता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान है, तो होरोलॉजी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये है आपके शहद से संबंधित है ना, शहद से संबंधित है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। पेडालॉजी किससे संबंधित है, आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, मिट्टी से संबंधित है। पेडालॉजी का अध्ययन मिट्टी का अध्ययन होता है। और ये स्क्रीन पर है, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। इनमें से एक को छोड़कर वो कौन से? देखो, समाज सुधार की भावना आप में है, बिल्कुल है, ये तो सही है आपका। स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा भी होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, आपको सिर्फ यही लगता है कि मैं जो अभी शिक्षक बन जाऊं और सेवानिवृत्ति के बाद में बस पैसे मिल जाएंगे और ऐश करेंगे, ऐसा ये है जो बिल्कुल गलत है। आपकी जो थिंक होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, केवल लालच नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति, दूसरों के प्रति, है ना, विद्यालय के प्रति, ये आपका जो है बिहेव अच्छा होना चाहिए बस, है ना। तो अपना ऑप्शन सी था इसमें। अगला सवाल है, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है दोस्तों। तो आजकल स्कूलों में अधिक सूचनाओं को रटवाने का, यानी डेटा कह लो, है ना, या फिर कंटेंट कह लो, अधिक रटाने का, आप हमें भी देख लीजिएगा, है ना। हम यही कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा मार करवाएं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल स्कूलों में और कॉलेजों में ऐसा ही देखने को मिलता है। अगला सवाल है, देखिए, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, ये गलत है। छात्रों के लिए गलत, शेष सबके लिए सही। अत्यंत उपयुक्त और भिन्नताओं पर आधारित नहीं है। छात्रों को दिशा देने में असमर्थ, आधुनिक जो शिक्षा और उसका स्वरूप है ना, ये जो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे दोस्तों? तो कैसे प्रेरित करेंगे? अच्छा वेतन, ऐसा तो कुछ है नहीं, उन्हें उपयुक्त, ऐसा ये गलती है वैसे, ऑप्शन ही। पद देकर, प्रशंसा द्वारा नहीं, शोध प्रोत्साहन यानी रिसर्च प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर, इनाम देकर जो है हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों एवं समाज के लिए लाभप्रद है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा जो है समाज और छात्रों के लिए लाभप्रद है। ठीक है, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नैतिक मूल्य है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक शिक्षा आ गया, तो धार्मिक शिक्षा के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों को जो है आप रोजगार परक, अगर ऐसा ऑप्शन में है तो बिल्कुल उसी के साथ जाओगे। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो दोस्तों उनको विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, है ना। और दोस्तों आपका पिछली बार पीटीटी में देखो क्या किया गया था, पिछली बार ये किया गया था, बीएसटीसी में ये किया गया था दोस्तों कि अगर सही है तो वही सही है, उसी के आंसर आपके उसी का आपका अंक जुड़ रहा है। उससे पहले क्या हुआ करता था कि भी सबसे अच्छा जो है पॉजिटिव वाला है उसमें 3 अंक दिए जाते हैं, उसके बाद उसके कम वाले में 2, उससे कम वाले में 1, बिल्कुल जो 0 है उसमें 0, तो ऐसे दिए जाते थे। इस बार मेरे ख्याल से चेंज है दोस्तों, तो आपको सटीक आंसर के साथ ही जाना होगा, है ना। हाँ, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक और प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसीलिए अगर दी ही जाए शिक्षा महिलाओं के द्वारा तो इसलिए दी जानी चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? हम कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, है ना, या फिर हम उस आदत को नहीं आने देंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है या फिर वहाँ की स्थिति जो है
साफ़ सफाई नहीं है या फिर वहाँ पे एजुकेशन का स्तर जो है बेहद ही नाजुक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे और उसे बेहतर कराने की कोशिश करेंगे, है ना। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों ये तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन करवाना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, अंत्याक्षरी का आयोजन करवाना, ये सारे उपयुक्त सभी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों ये इसीलिए आवश्यक है कि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। यही यहाँ पे सही आंसर है, बाकी हम इससे बेहतर भी बना सकते हैं कोई अगर आंसर बताएं तो, लेकिन जो ऑप्शन में दिया जाए उसी को आपको बेहतर समझना है। कक्षा के प्रति कमज़ोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोस्तों खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, खाली नहीं है, खाली समय में उनकी, कक्षा के प्रति कमज़ोर छात्रों के लिए खाली समय में, यानी जो हमारा समय लगता है क्लास के लिए, उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला सवाल है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है? दोस्तों तो इससे अध्ययन की आदत का विकास भी होता है और समसामयिक विषयों की घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। और अगला सवाल है, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? तो दोस्तों जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो या फिर जिसमें रुचि हो विद्यार्थी की, तो यहाँ पे है जो हम लोग ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे और आगे चल पड़ेंगे। अगला सवाल है, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए? अध्यापक की जीवन शैली जो है ना, किसके जीवन जो है ये सादा जीवन उच्च विचार है ना, इस पर है जो होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण जो कंट्रोल है वो वास्तव में किसके हाथों में होना चाहिए? ये हमें पढ़ के जाना होगा, चाहे आप BSTC की ही तैयारी करो या फिर PTT। अगर PTT करें तो वाकई में आप वहाँ तक पहुँचने के लायक रहेंगे, ठीक है। हाँ BSTC में भी लायक रहेंगे वैसे, इसमें अगर आप आगे के डिप्लोमाज करते हैं, डिग्रीज वगैरह करते हैं तो ज़रूर। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, यानी स्कूल से संबंधित ही। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे कि हाँ मैं करूँगा, है ना, या मैं करूँगी, जैसा भी आपको अतिरिक्त एडवांस में काम दिया जाए। अगला सवाल है, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? दोस्तों अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन होना चाहिए। वो जो कंटेंट पढ़ाए उस पढ़ाने के कंटेंट में कुछ बदलाव करे, है ना, वो पढ़ाए किस तरीके से पढ़ाए उस तरीके में बदलाव होना चाहिए, है ना, उस प्रकार से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानाचार्य की नहीं, अध्यापक की अभिरुचि में, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। या फिर जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। ये सही बात है, यहाँ पे हमें तो यही सही लग रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा और लॉक हो जा रहा है। हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका रवैया जो है ना वो क्या होगा? आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? जो हकलाते हैं ना छात्र उसके प्रति, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए हमें। और चाहे हकलाने वाला हो या फिर कोई विकलांग हो या फिर कोई जो है, हम ये कह सकते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या फिर किसी के अभिभावक नहीं हो, ऐसे में हम लोग उनके प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे? सहानुभूति का, उसको प्रेम से समझाएंगे, उसको प्रेम से पढ़ाएंगे, है ना, इस प्रकार का। अगला सवाल है, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। क्यों आखिर? तो छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति कहाँ से जागृत होती है? तो दोस्तों विकसित की जा सकती है और स्व अध्ययन से बढ़ती है, यानी जन्मजात तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम यूँ कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है, वो क्या होता है?
दोस्तों, शिक्षकों का कम वेतन सही है क्या? नहीं साहब, घणी है, वेतन तो घणी दे। शिक्षकों पर अधिक कार्यभार इतोपि कोनी आवे तो मतलब हम क्यों प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति का द्वारा पक्षपात, ये सबसे जो है मेन पॉइंट है और ऑप्शन ए ही है जो संपूर्ण सही आंसर हो वेलो। अगला सवाल है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो दोस्तों, जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों और सिद्धांतों से न टकराए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप जो है क्या करेंगे? तो दोस्तों, हम छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, उसमें प्रेरणा जगाएंगे, है ना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे, वह कमजोर और मेधावी दोनों प्रकार के छात्रों पर समुचित ध्यान दे। तो ये इन सभी की अपेक्षाएं करता है एक समुदाय, एक समाज, है ना। बिल्कुल सर, सही बात है। अगला सवाल है कि जिस ईश्वर ने जाति बनाई, हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में क्या है? तो दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था का विरोध है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, वहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों, हम पसंद न पसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे, है ना। बाकी रिश्वत की बात आ जाती, गलत बात है, लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे, नहीं। आपको अपनी रुचि दिखानी है ना, आपको रुचि है ना पढ़ाने की, तो फिर आपको कहीं पर भी भेज दिया जाए। आपको तो पढ़ना है, पढ़ाना काम है अपना, लगन से काम करना है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल है, अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? दोस्तों, उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और शिक्षक एक ऐसा रवैया अपनाए कि अपने स्टूडेंट के साथ मित्रता के जैसा जो है व्यवहार करें, यही है जो अच्छी शिक्षण व्यवस्था है। अगला सवाल है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय है, आपकी दृष्टि में शिक्षण जो है व्यवसाय है दोस्तों, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला सवाल है कि शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो इनके प्रयोग से अधिगम की दर जो है ना कई गुना बढ़ जाती है। अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होती है, वो है जो बढ़ जाती है किसमें? टीचर उसमें क्या नाम है, स्टूडेंट में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अब इससे आसान तो क्या ही हो सकता, बताओ। इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा, वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। ये बेहतर लाइन है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण क्या है? दोस्तों, ये कारण है सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, ये गलत है। प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंदे टके नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, यानी बी और सी आप सभी का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये भी हमें सिखाना होगा। दोस्तों देखिए, स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर किसी को कोई काम करना, मान लो कि समाज का कोई काम हो या फिर आपके कोई भी निजी कार्य हो या फिर किसी भी प्रकार का, चाहे विद्यालय का ही हो, शुरुआत खुद से होनी चाहिए, है ना। हमेशा शुरुआत खुद से होनी चाहिए, तो खुद साफ सुथरा आना चाहिए। उसके बाद जो है रोज़ स्वास्थ्य के महत्व पर बच्चों के सामने लेक्चर दे, ये ज़रूरी नहीं है, रोज़ कोई ज़रूरी नहीं है। माना कि सप्ताह में एक बार दे दे, लेकिन ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है, तो गलत है। बच्चों के नाखून आदि कटे हैं, इसे चेक करते रहना चाहिए, ये बात सही है। तो ऑप्शन ए और सी जो है सही आंसर होना चाहिए। मुख्य रूप से बच्चे पर ध्यान दो कि भाई वो साफ सुथरा है कि नहीं है, उससे उसको प्रेरणा मिलेगी। अगला सवाल है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे जो अच्छा तरीका है, जो बेस्ट तरीका, वो कौन सा है?
तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, अपने जो जो बेहतरीन जो क्वालिटीज है, जो गुण है अपने, वो प्रस्तुत करें। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, नैतिकता के गुण, है ना। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि भाई सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा। गलत है। निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा, ये सही है। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा, ये भी सही बात है ना। सीधी सी बात है भाई, बी और सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहवे नहीं के भूखे पेट भजन हुए कोनी सा, है नहीं, कहवे भी है नहीं, अपने मारवाड़ी कहावत है कि भूखे पेट भजन हुए कोनी। चलो आगे बढ़ो, अगलो सवाल देखो। अगला सवाल है, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए क्या? क्या चाहिए दोस्तों? समूह के प्रति समर्पण की भावना और ऊंचा मनोबल, समूह, समाज, विद्यालय, है ना। ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्र हित को ही सर्वोपरि रखें और उसी के अनुसार काम करें। अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे, है ना। अपने करों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ावे, वह पाठ्यक्रम पूरा करने पर विशेष ध्यान दे। ऑप्शन ए है जो हमें ठीक से लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए प्राकृतिक वातावरण में। क्या बात है, बहुत खूब, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब शिक्षकों के चयन करने में चयन बोर्ड को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता, उनकी जो अभियोग्यता है, अभिरुचि है, योग्यता है और अभिवृत्ति के आधार पर वो क्या पढ़ाने के काबिल है, उनको वाकई में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं मानता, इससे समय बहुत नष्ट होता है, उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उचित और आवश्यक, लेकिन इसकी जो है इसका प्रयोग जो है वो सीमित होगा, तब तक की बात है। ओके, क्लियर। अगला सवाल है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थल पर बिताना, सही है। छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए प्रयोग। देखो दोस्तों, ऑप्शन जो है ना आपका दैनिक रूप से, दैनिक दिनचर्या का अंग, दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का, ये सही बात है। छुट्टी के दिनों में धार्मिक, ये भी सही बात है अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर जो है ये दैनिक नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए और सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे आप लोग, है ना। अगला सवाल है, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ की भी पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक आंसर यही होगा। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? तो दोस्तों देखो, शिक्षक का जन सेवी होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना, ये अनुपयुक्त माना जाएगा। बाकी सारे के सारे उपयुक्त हैं, ये अनुपयुक्त माना जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है दोस्तों। केवल कार्यालय और कार्यस्थलों पर, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे यहाँ पर भी आप लोग। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जो नर्सरी स्कूल्स है दोस्तों, वैसे आप सभी को पता ही है, इसकी करी थी फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, फ्रोबेल। अगला सवाल है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, यानी इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए शिक्षक को, तभी है जो उसकी पाठ योजना जो है सफल बन पाएगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और ये क्या कहा जा रहा है कि पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक जो है सभी सिद्धांतों को फॉलो करता हो, सभी विधियों को फॉलो करता हो। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो हर्बर्ट को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और ये जो है आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
इसका आंसर, ये सवाल 3 बार आ चुका है, कोई बात नहीं, 2 सवाल आप कम कर लीजिए 50 में से। ठीक, निःशुल्क कोर्स की, बोले सर निःशुल्क कोर्स, देखिए दोस्तों आपके लिए कंप्लीट कोर्स अपलोड किया गया है आपकी अपने वेबसाइट पर, यानी गूगल पर आपको जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, वहाँ से आपको एक एक करके PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि नहीं हम तो व्यवस्थित ही PDF देखेंगे, तो आप प्ले स्टोर से जाकर राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करिएगा, वहाँ पर भी आपको बेहतरीन कंटेंट दिया गया है। दोस्तों पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले प्लीज़, है ना, और कमेंट ज़रूर करना अगर क्लास ठीक लगे, अच्छी लगे, लास्ट में करना वो चीज़ें। ठीक है, शुरू करें। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों तद्भव शब्द वो होते हैं, वो हिंदी वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, है ना, जो संस्कृत से आते हैं दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बनते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है? भंवरा है, बाकी सारे के सारे तत्सम है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक है? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? ये भी शानदार सवाल है आपका। दोस्तों क्लासेस का टाइम जो है आपका, एक तो सुबह 7 बजे है जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, कंप्लीट सामान्य ज्ञान। ठीक है, उसके बाद 9 बजे क्लास है जो टीचिंग एप्टीट्यूड की रहती है, शिक्षण अभिरुचि की। ठीक है, और उसके बाद ये जो 5 बजे जो आपको समय दिया है हिंदी का, ठीक है, और उसके बाद आपकी 8 बजे जो रहेगी दोस्तों क्लास, वो रहेगी आपके राजस्थान GK की। तो ये आपका क्लासेस का टाइम टेबल है, जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ पे दोस्तों रसोई घर, अनपढ़ पुस्तकालय, राजमहल, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ जो है ना वो क्या है दोस्तों? तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। कहते हैं ना कि ईद का चांद होना। अगला सवाल है चने का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? तत्सम रूप दोस्तों वही ज्यों के त्यों जो है संस्कृत में ही रह गए, तो वो हो जाएगा चने का तत्सम रूप जो है वो है चणक दोस्तों। क्या होता है? चणक हो जाएगा, याद रखना। और तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत शब्द जो ज्यों के त्यों रह गए और वो हिंदी वाले शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर आए हैं वो तद्भव होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? सरोजिनी और गृहिणी, अहिल्या। दोस्तों देखिए अहल्या होता है या फिर अहिल्या होता है? अहल्या सही है, ये ल आधा है। ठीक है, प्रदर्शिनी दोस्तों यहाँ पर जो है प्रदर्शिनी गलत है, प्रदर्शनी होता है यहाँ पे, प्रदर्शनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ पर शब्द युग्म आपसे पूछे जा रहे हैं, बलि, बलिदान, बलि शक्तिशाली। ठीक है, सुर देवता, शूर वीर। ठीक है, वसन बर्तन, वसन बर्तन और व्यसन मद्यपान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये उचित नहीं है। शोक का होगा दुख और शौक का हो जाएगा चाव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे असुमेलित है, उचित नहीं है। अगला सवाल है गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, रेखांकित शब्दों के पर्याय या फिर समानार्थक शब्द का चुनाव करना है। वायु दोस्तों आपने रेखांकित शब्द वायु देखा है, तो वायु का क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। वायु का क्या होगा? पवन होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है जिससे भाव प्रकट हो? अपनापन, कहते हैं ना ये अपना आदमी है, ये अपना है, ये अपनापन है ना, यहाँ से क्या होता है? भाव प्रकट होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए दोस्तों पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी है जो आप सभी का लॉक हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे यानी यहाँ पर अलग होने की स्थिति है। पेड़ से है जो इसका जो है चिन्ह है, लेकिन अलग होने की स्थिति में है, इसीलिए अपादान हो जाएगा। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो हम कह सकते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक तो नहीं है, संकेतवाचक भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं विस्मयवाचक है, यानी ऑप्शन सी। और अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी,
ठीक है, अरे शब्द आ रहा है, हे शब्द आना, ऐसे में विस्मयवाचक कह सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा? आपका अंगुलियां मुझसे बड़ी है, यहाँ पे आपकी होता, अगर सही होता तो आपकी होता। उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, है ना, और उसे कह सकते थे उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, और वह शायद कल गाड़ी से आए। सही वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो यहाँ पे बी में तो ऐसा आ जाता, उनको 39 पुस्तकें चाहिए, है ना, ऐसा होता। तो यहाँ पे होगा वह शायद कल गाड़ी से आए, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, अभिराम अविराम युग्म का अर्थ है। ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है आपको सवाल, सुंदर और लगातार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? आनाकानी करना यानी टाल मटोल करना, टाल मटोल करना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है कि जब क्रिया का प्रधान विषयकर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प को चुनना है आपको। जब क्रिया का प्रधान विषयकर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कत्ववाच्य। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा दोस्तों। और अगला सवाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ क्या होगा? तो अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब कि उतना तवज्जो नहीं देना जितना बाहर के आदमी को दी जाती है, अपने आदमी को कम महत्व देना, यानी ऑप्शन डी सी को लॉक करेंगे। निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? यानी यहाँ पे स्वयं से जो रिलेट है, आप पुस्तकें पढ़ें, उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अपनेपन से जुड़ा है या फिर निज स्वार्थ से, नहीं। जब सब काम मैं अपने आप करूंगा यानी स्वयं से रिलेट है, निज से है, पर्सनल हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? बहुवचन में होगा दोस्तों, खिड़की खिड़कियां होगा बहुवचन में, सड़कें होगा, दर्शन, नारा, नारा का हो जाएगा नारे। ठीक है, खिड़कियां हो जाएगी, सड़कें हो जाएगा, दर्शन तो दर्शन या दर्शना ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है ये। निम्न में से निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द कौन सा है? अवयव, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जो आप सभी का लॉक हो जाएगा, परंतु। ऑप्शन ए को लॉक कराएं। अगला सवाल है देखिए, एक पानी का गिलास दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। एक पानी का गिलास दीजिए, एक पानी का गिलास दीजिए यानी पानी का एक गिलास दीजिए, इसका शुद्ध जो वाक्य है वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है? बचपन, बैठक, एकता, बनारसी। दोस्तों बनारसी में ऐसा लग रहा है कि ये भाव नहीं है। एकता भाव है, बैठक भाव है, बचपन भाव है। ठीक है, बनारसी भाववाचक नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसने लड़ाई की, वाक्य में काल भेद है। उसने लड़ाई की, वाक्य में कौन सा काल भेद है? तो आसन काल, भूतकाल है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा है? दधी दूध, इक्षु ईख ये सही है ना, अज्ञानी अनजाना ये सही है, एला इलायची सही है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, दुग्ध दूध होता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, यस। अगला सवाल है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बाणी। वाह जी वाह, बाणी कहो या फिर भाषा कह लीजिए, या बोली, सॉरी भाषा नहीं बोली कह सकते हैं आप। कोस कोस पर बदले पानी, बदले चार कोस पर वाणी। यहाँ पे वाणी है दोस्तों अगर देखा जाए तो सही से, तो किस भाषा की इकाई को स्पष्ट करता है? बोली को। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, आंखों में गड़ना, आंखें चार होना, आंखें खुलना, आंखों में खून उतरना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आंखों में गड़ना, यानी कि वो पूरा डीपली चला जाए, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। हाथी पर हौदा रख दो, वृक्ष पर कौआ बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जया एक बुद्धिमान बालिका है।
ऑप्शन डी को आपने लॉक करा। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द युग्म, देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। एक के शुद्ध है यानी विदुषी श्रीमती, प्रातःकाल अधोपतन, मूर्ति रात्रि, वाल्मीकि इकाई। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो विदुषी, यहाँ पे विदुषी हो जाएगा दोस्तों, छोटी ऊ आ जाएगा दू की जगह, श्रीमती, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। बाकी श्रीमती सही है, प्रातःकाल सही है लेकिन अधोपतन गलत है दोस्तों, अधपतन आता है, मूर्ति गलत है, रात्रि सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है दोस्तों। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है दोस्तों। कैसा है? मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। चिर और चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत समय तक और एक वस्त्र, चिर यानी बहुत समय तक और चीर यानी वस्त्र होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता। तो दोस्तों देखो, गरिमा लघिमा सही है, राग विराग सही है, संयोग वियोग ये सुयोग गलत है, सम्मुख विमुख सही है। तो ऑप्शन सी आप सभी का ये जो है ना ये गलत ही दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है विषाद। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विषाद का हो जाएगा दोस्तों आह्लाद, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था ये आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? दोस्तों कमल का तो इसमें आपका हो जाएगा, शतदल को लॉक कर दे क्या? नहीं सर, शतदल को ही करेंगे। हाँ, नलिन, तामरस और शतदल, आपको इनमें से एक याद होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चमू, ठीक है। चमू यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बाकी कुछ कृषाणु है, पावक भी है और जातवेद भी है, ऑप्शन बी या सी आपका सही होगा। यहाँ पे शब्द नहीं है इसका। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? भरपेट, पुरस्कार, हर रोज, अधकच्चा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं हर रोज, हर रोज, ठीक है। उपसर्ग से बना शब्द, उपसर्ग जो है ना हमेशा आगे लगता है और पीछे जो होता है वो प्रत्यय होता है दोस्तों। अगला सवाल है भाववाचक तद्वित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लालिमा, लालिमा, ठीक है। और अगला सवाल है देखिए, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है, कौन सा वचन इसमें प्रयोग है? एक वचन के स्थान पर बहुवचन, गुरुजी आ रहे हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन। दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो दोस्तों वो है, देखो लेखिका है बहनोई, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पड़ोसिन, भवदीय, बहनोई, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखो प्रत्यय बहन धन है ना, अगर इसको भी करें हम लोग तो यानी देखो बहनोई भी है, लेखिका भी है, पड़ोसिन भी है, भवदीय नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर देखो, निशी, रजनी, यामिनी, रात, अमी, पीयूष, सुधा, है ना, बिल्कुल सही है। नीरज, वारिज, जलद, ये कैसे लग रहा है आपको? सुधांशु, हुमांशु, शशांक, ये तो सही है। ऐसे में देखो ये भी सही, ये भी सही है। इसमें नीरज सही है, जलद सही है, ये दोनों किसके हैं? ये दोनों जो है ना दोस्तों बादल हो जाएगा, लेकिन वारिज जो है ना ये कमल का पर्यायवाची है, ठीक है।
तो यहाँ पे अशुद्ध पर्यायवाची जो युग्म था। निम्नलिखित में से अशुद्ध विपरीतार्थ शब्द समूह कौन सा है? पक्ष, प्रतिपक्ष, बताइए दोस्तों क्या होगा? आस्तिक, नास्तिक, सामिष, शाकाहारी, यहाँ पे यही है जो सही आंसर होगा। मांसाहारी शाकाहारी होता है, सामिष आमिष होता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा दोस्तों। और पर्वत, रतन, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है? इनमें से किसके हैं? तो ये है नग के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला, तो यहाँ पे अव है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ये उपसर्ग आपको जोड़ने के लिए बोला था, ना कि प्रत्यय। और अगला सवाल है कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो कर्मधारय, तो यहाँ पे आपका देखो कर्मधारय समास को दर्शाने वाला नीलकमल है ना? ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। नीलकमल है। नीलकमल का समास विग्रह क्या होता है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल है जो वगैरह ये आते हैं ना, इसी में आते हैं कर्मधारय में। अगला सवाल है देखिए कि क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास जो विग्रह है ना वो कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र जो है आपका सही आंसर होगा, जो तत्रूप तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है वो। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? दोस्तों देखिए कौन सा संधि विच्छेद जो है सही नहीं है। देखो राम धन अयन ये सही है, विधन सम ये सही है, अभिधन सेक और नी धन चय, यहाँ पे ऑप्शन बी है जो आपका सही नहीं है। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प दोस्तों षडानन, महोदय, गुरुवाज्ञा या शीर्ततु। तो यहाँ पे गुरुवाज्ञा हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा यानी किसका मुहावरा है? तो दोस्तों अक्ल का पुतला यानी बुद्धिमान होना, बुद्धिमान होने का गर्व। अगला सवाल है कि शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो है जो जीता न जा सके अजय, आकाश में उड़ने वाला खग, ठीक है, और जो गिरा हुआ हो पतित, गोद लिया हुआ वो दत्तक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही है जो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अजय नहीं अजय होगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा या प्रतीक्षा क्या होगा दोस्तों? प्रतीक्षा क्या होगा? राइट आंसर बताइए। आप कहेंगे सर प्रतीक्षा, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से जो है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय इनमें से किस में नहीं है? तो दोस्तों चंद्रमुख में है कर्मधारय है, शुभागमन में है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा इसमें तत्पुरुष है दोस्तों, ठीक है, और नीलोत्पल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो गौरव, गत्यवरोध, परितोषिक, यहाँ पे पारितोषिक होता है दोस्तों, अंत्याक्षरी, अपराह्न, श्रृंगार, यहाँ पे ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल भी सही है दोस्तों। और अत्युक्ति और स्वावलंबन, विरहिणी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है दोस्तों। और ये आपकी क्लास हो जाती है फिनिश, यानी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं दोस्तों। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू है सुबह 7 बजे, उसके बाद 9 बजे, उसके बाद 5 बजे, उसके बाद रात को 8 बजे। ये क्लासेस का टाइम टेबल है। पहली बार हो दोस्तों चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करना ना भूलें आपको क्लास कैसी लगी। मैं सुपर फास्ट ही करवा रहा हूँ। देखिए अगर 50 प्रश्न हम अगर पढ़ें लाइव में तो हमें कम से कम 50 मिनट तो लग ही जाते हैं, 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ
कि बेहतर यह है कि आपको सुपरफास्ट दूँ, आपका समय भी बर्बाद ज़्यादा ना हो। ये पीटीटी का कंप्लीट कोर्स वेबसाइट पर मिलेगा, गूगल में जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, ठीक है, आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट और वहाँ पर कंप्लीट कोर्स भी, या फिर आप जैसा भी देखना चाहो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, ठीक है, और इन सभी के लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सभी के, तो इजीली आप देख पाएंगे दोस्तों। और मिलते हैं अगली क्लास में रात्रि 8 बजे की में। तब तक के लिए शुक्रिया। तब तक आप लोग इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जल्दी से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।